जो प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में इसका जो इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय, वो देखेंगे और साथ ही प्रश्नावली 2.1 को भी हल करेंगे। पिछली जो प्रश्नावली है, एक वास्तविक संख्या है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस प्रश्नावली को समझाने का प्रयास करूँगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में। तो देखो बहुपद को समझने के लिए देखो यहाँ पर आपके बीजगणित स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीजगणित क्या होती है और बीजगणित किसे कहते हैं। तो बेटा गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है बीजगणित कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग होता है क्या कहलाती है? बीजगणित। देखो मैंने यहाँ आपको बताई बीजगणित की परिभाषा, क्योंकि ये बीजगणित है। तो बीजगणित किसे कहेंगे? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग होता है। अंक भी आते हैं और अक्षर भी आते हैं, क्या कहलाती है? बीजगणित कहलाती है। वैसे ये चैप्टर बहुपद आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और बोर्ड परीक्षा में आप 100 में से 100 अंक लेकर आ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो ये अंग्रेजी वाला अक्षर है इसे तो बोला जाता है चर, और गणित वाले अंक को बोला जाता है अचर। क्या बोलते हैं बेटा? अचर बोलते हैं। देखो चर जिसका मान बदलता है वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। या अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और अचर जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। मतलब गणित वाले जितने भी नंबर है वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर है वो चर कहलाएंगे, गणित वाले जितने भी अंक हैं वो क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। और बेटा चर और अचर से मिलकर बना होता है बहुपद। चर और अचर से मिलकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो अब बात करते हैं बहुपद की। तो देखो बहुपद होता क्या है? बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब ये देखो बीजीय व्यंजक ही है जिसमें अंग्रेजी वाले अक्षर हो और गणित वाले नंबर हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखो पिछली प्रश्नावली में बताया मैंने आपको पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डो 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 अनंत तक ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब चर की घात 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ऐसे पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए x + 2। अब देखो यहाँ ये चर है, चर की घात कुछ नहीं है तो कितनी है? 1 है। और 1 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। एक उदाहरण और लिखता हूँ, x की घात 2 + 3x + 2। देखो यहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और लिखता हूँ y की घात 3 + 2। देखो यहाँ चर की घात एक 3 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद है। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y की घात -3 + 2। अब देखो यहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगर मैं लिखा है x की घात 1/2 + 3, तो देखो यहाँ x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, ये 9th में भी हमने पढ़ लिया था, फिर भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो बस अब बात करते हैं बहुपद की घात की, कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, देखो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। देखो इस बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात 1 है। यहाँ देखो इस बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। यहाँ देखो इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। अगला देखो x की घात 7 + 2x की घात 2 + 3x की घात 9 + 2। आप इस बीजीय व्यंजक पर विचार कीजिए, इस बहुपद पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 9 है, इसका मतलब इस बहुपद की
जो घात है वो कितनी है, 9 है। तो बेटा किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आ गया बात। अब आप बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, कौन कौन से प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है। अब देखो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद घातों के आधार पर और पदों के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो यहाँ पर मैं आपको घातों के आधार पर बताऊंगा क्योंकि हमें घातों के आधार पर ही पढ़ना है, ठीक है। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है बेटा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। अब देखो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1, उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है बेटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली में इसी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है और बोर्ड परीक्षा में भी इसी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। देखो द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात। देखो x² प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तीसरा देखो ऐसा त्रिघात, तीसरा बहुपद है आपके त्रिघात बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है आपको, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 3। देखो यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगर 4 घात हो तो चतुर्घात, 5 घात हो तो पंचम घात, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब बेटा पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। एक पदी बहुपद, सबसे पहले होता है एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे यहाँ लिखा 2x, अब देखो एक ही पद है तो एक पदी बहुपद। फिर होता है द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x प्लस 3, ये 2 पद है, इसका मतलब द्विपदी बहुपद है। जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, जिसमें 4 पद हो वो चतुर्पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर त्रिघात बहुपद भी था आपके, लेकिन ये हटा दिया इस साल। बहुपदों का भाग आपको नहीं पढ़ना है, 2024 में 2.3 जो पुरानी किताब में है वो हटा दी गई है, हमें 2.2 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के जो उत्तर हैं उन्हें हम बहुपद के शून्यक कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं या शून्यांक कहते हैं। बहुपद के उत्तर को क्या कहते हैं, हम शून्यांक कहते हैं। अब देखो बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने x प्लस 2, इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए x की जगह पर ऐसा मान रखा जाए कि इस पूरा जो बहुपद है इसका उत्तर 0 आ जाए, वही क्या होता है, बहुपद का शून्यांक होता है। तो सबसे आसान काम है, इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं। अब x का मान ज्ञात करना है, 2 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, 2 यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यांक है वो कितना है, -2 है। अब -2 को यहाँ रखो, -2 प्लस 2, देखो 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा ना। तो बहुपद का शून्यांक मतलब ऐसा चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, 0 कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अब देखो कौन कौन से बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं इसके बारे में देखते हैं। अगर बेटा रेखिक बहुपद है, मतलब जिसकी घात 1 है, तो उसके शून्यांक की संख्या भी 1 ही होगी, 1 ही शून्यांक होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब उसके बहुपद के शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो उसमें बहुपद के शून्यांक भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अब देखो अगर एक शून्यांक है तो उसे एल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्फा। अगर 2 शून्यांक है, दूसरा शून्यांक है तो उसे कहते हैं बीटा, क्या कहते हैं, बीटा। और तीसरा शून्यांक है तो गामा, क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो इस तरह से शून्यांक को हम प्रदर्शित कर सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा के माध्यम से, ठीक है। तो ये बहुपद के शून्यांक आपको समझ में आ गए। अब देखो बेटा इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में, तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं।
गणित की वह शाखा जिसमें अंक व अक्षर का प्रयोग किया जाता है बीजगणित कहलाती है, क्योंकि बहुपद बीजगणित के अंतर्गत ही आ रहा है। अब जो अंग्रेजी वाला अक्षर है वो चर कहलाता है और गणित वाला नंबर क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। इसके बाद मैंने बताया बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। फिर हमने बात करी बहुपद की घात की, जो चर की किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। फिर हमने बात करी बहुपद के प्रकार की। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला बहुपद रेखिक बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो। फिर द्विघात बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। फिर त्रिघात बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और पदों के आधार पर एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। उसके बाद हमने बात करी बहुपद के शून्य की। बहुपद का जो उत्तर होता है उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। शून्य एक ऐसा मान होता है कि उसको बहुपद में रखने पर वो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्य कहते हैं। अब देखो, अगर रेखिक बहुपद है, अगर घात 1 है तो 1 ही शून्यांक होगा। द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होंगे। ठीक है, ये हमें शून्यांकों के बारे में पता किया है। अब देखो अगला जो पॉइंट है आपके, वो है बेटा आपके द्विघात बहुपद। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर पढ़ना, मेन चीज क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कोई सा भी हम एक बहुपद लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसको हल करके भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके वो द्विघात बहुपदी है। ठीक है, तो एक सेकंड, चलिए देखो ध्यान लगाओ। जैसे यहाँ पर x² + 7x + 10, देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब बेटा द्विघात बहुपद को हम लिखते कैसे हैं, द्विघात बहुपद को लिखना है तो ax² + bx + c, इस तरह से द्विघात बहुपद को लिखा जाता है। यहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मतलब इनकी जगह कोई भी गणित वाला नंबर आ सकता है। जैसे a x² के गुणा में a होता है, यहाँ x² के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। x के गुणा में b होता है तो b का मान 7 है, और जो c कांस्टेंट मतलब अचर पद होता है वो 10 है, तो a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। जहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, b का मान 0 हो सकता है और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax² + bx, देखो यहाँ c नहीं है तो c का मान क्या हो जाएगा, 0। द्विघात बहुपद को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax² + c। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी bx नहीं है, मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो फिर वो बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई, द्विघात बहुपद नहीं है। अब देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद को इस तरह से लिखा जाएगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि द्विघात बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने होंगे और शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसी द्विघात बहुपद को हल करके बताता हूँ। तो बेटा हम द्विघात बहुपद के जो शून्यांक हैं वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखो इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो आपको पता है इसकी अधिकतम घात 2 है, मतलब शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि में। देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। सबसे पहला काम आपको रफ में करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। बताओ पहली संख्या क्या है, x² और तीसरी संख्या क्या है, 10, गुणा करने पर आया 10x²। पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा कर लेंगे, कर लिया। अब बताओ बीच की संख्या 7x है, मतलब दूसरी संख्या है 7x। अब क्या करने हैं, 7x के 2 गुणनखंड करने हैं।
7 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 ही आए और गुणा करने पर 10 आए। मतलब 7 के ऐसे दो गुणनखंड करने कि उन गुणनखंडों को, उन टुकड़ों को जोड़ो या घटाओ तो 7 ही आने चाहिए और उन टुकड़ों को गुणा करो तो 10x² आना चाहिए। तो बताओ ऐसे क्या टुकड़े होंगे। देखो 7 के एक टुकड़ा तो हो जाएगा 2x और एक टुकड़ा हो जाएगा 5x। देखो 2x में 5x जोड़ेंगे तो 7x और 2x को 5x से गुणा करेंगे तो 10x² आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेंगे। कर लिए। अब देखो यहाँ लिखो x² प्लस, अब देखो यहाँ चिन्ह अगर प्लस का हो तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े होंगे माइनस के। और यहाँ देखो चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसका मतलब दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। यहाँ ध्यान रखो अगर पीछे अचर पद में चिन्ह प्लस का है तो दोनों टुकड़े या तो होते हैं माइनस के या दोनों होते हैं प्लस के। अब ये आगे वाले पर डिपेंड करेगा कि को प्लस के होंगे या माइनस के। आगे प्लस का है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। अगर पीछे माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर तो एक टुकड़ा होता प्लस का और एक टुकड़ा होता माइनस का। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब x² प्लस एक टुकड़ा तो हो गया 2x और एक टुकड़ा हो गया 5x, हो गए इसके टुकड़े और पीछे प्लस का 10 है। अब क्या करते हैं बेटा, दो दो के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। बताओ इस जोड़े में से क्या चीज कॉमन आ रही है। कॉमन मतलब दोनों में किसका भाग जा रहा है, x का जा रहा है तो ये x कॉमन आ गया। x का भाग यहाँ दिया तो क्या x बचा, x का भाग x² में x ही बचा, प्लस है तो प्लस, x का भाग यहाँ दो x कट गया क्या बचा 2 प्लस। अब बताओ दोनों में किसका भाग जाएगा 5 का, यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा। अब 5 का भाग यहाँ देंगे तो x बचेगा प्लस 5 का भाग 10 में कितनी बार 2 बार, हो गया। अब देखो ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। अगर ये समान नहीं आए तो समझ लेना आपने या तो गुणनखंड गलत कर दिए या चिन्ह में मिस्टेक कर दी। तो ये दोनों आपके समान आने चाहिए। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक लेना है, मतलब x प्लस 2 और एक लेंगे ये बार क्या है x प्लस 5। अब इन दोनों को रखेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब बताओ यहाँ x का मान ज्ञात करना है, 2 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर आ गया -2। यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, 5 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर आ गया -5। तो देखो इस बहुपद के ये 2 शून्यांक आ गए ना। अब बेटा जो पहला शून्यांक है उसे एल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्फा। ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाता है, कोई कैसे भी लिखो आप एल्फा को। और दूसरे शून्यांक को बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा। अब क्या करनी होती है, हमें इन शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी होती है। सत्यता की जांच। अब देखो सत्यता की जांच करने के लिए एक बार तो शून्यांकों का योग करते हैं और एक बार शून्यांकों का गुणा करते हैं। देखो सत्यता की जांच के लिए पहले करते हैं शून्यांकों का योग, मतलब एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। अब ये b है, ये रहा abc का मान यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने बताया था x² के गुणा में a होता है तो x² के गुणा में कुछ नहीं है तो a का मान 1 है, x के गुणा में b होता है तो b का मान 7 है ना। और अचर पद c होता है तो वो 10 है, तो abc का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो एल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5 बराबर माइनस तो है इसी सूत्र का, b का मान 7, a का मान 1। अब देखो -2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बराबर 1 का भाग 7 में देंगे तो -7। देखो दोनों जुड़ेंगे तो -7 बराबर -7। अगर ये दोनों बराबर आते हैं इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके उदाहरण का ही है और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। और अब एक बार करते हैं शून्यांकों का गुणा, मतलब एल्फा इंटू बीटा। एक बार तो शून्यांकों का जोड़ करोगे तो -b/a होता है और गुणा होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब बताओ एल्फा कितना है -2 इंटू बीटा कितना है -5 बराबर c का मान 10/a का मान 1। अब गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 5 दूनी 10 और 1 का भाग 10 में देंगे 10, यानी कि दोनों बराबर हैं। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में सवाल आता ही है जो हम प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर सकते हो। और बेटा एक चीज और बता दूं, अगर ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से ये द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, तो प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण, वहां भी सेम टू सेम इसी तरह से सवाल होंगे। वो प्रश्नावली भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा द्विघात बहुपद के बारे में, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और एक और चीज है, आपको
शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दिया हुआ आएगा सवाल में, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, और उससे आपको द्विघात बहुपद बनाना होगा। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा होगा, उसे आपको द्विघात बहुपद बनाना होगा। तो उसे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र लगाना है आपको, जिससे आप द्विघात बहुपद बना पाओगे। देखो यहाँ तो रख देंगे शून्यांकों का योग और यहाँ शून्यांकों का गुणा, इसको हल करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, आपके बन जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अब हम प्रश्नावली 2.1 को भी इसी में करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज समझो। अब देखो बहुपद का ज्यामिति में भी प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, है ना। ज्यामिति में कैसे प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए y बराबर px एक बहुपद दे रखा है। देखो y का मतलब तो है बहुपद, और यहाँ x का मतलब है कि जो भी बहुपद है वो x की फॉर्म में चलेगा। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे। y का मतलब बहुपद है और x का मतलब है जो भी बहुपद आएगा वो x की फॉर्म में चलेगा। जैसे x बराबर py हो जाता, तो यहाँ x तो बहुपद है और ये जो भी बहुपद होगा वो y की फॉर्म में चलेगा। कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे। ठीक है, अब देखो ज्यामिति में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आप अगर इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा रफ करूंगा इसको। बहुपद का ज्यामिति निरूपण में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपको ऐसे प्रकार से आ गया ज्यामिति में, मतलब देखो ये तो आपके कौन सा ऊर्ध्वाधर रेखा तो y अक्ष होती है, y डैश, और ये x अक्ष क्या होती है, क्षैतिज। तो ये x और ये x डैश, यहाँ 0 होता है, मतलब मूल बिंदु होता है। हमने 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी ना, तो वहां पर पढ़ाया था मैंने आपको अच्छी तरह से। अब देखो बेटा, यहाँ पर बहुपद का ज्यामिति निरूपण में इसका उपयोग कैसे करते हैं, और इसके उत्तर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी होती है हमें। तो जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, और आपसे कह दिया y बराबर px के लिए शून्यांकों की संख्या बताओ। इसमें y बराबर px के लिए शून्यांकों की संख्या। अब देखो y बराबर px, इसका मतलब x आ रहा है ना, तो आपको ये देखना है कि ये वाली जो लाइन है x अक्ष को कितनी बार काटती है। बताओ ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, शून्यांकों की संख्या है 2। अगर यहाँ आ जाता x बराबर py, तो फिर हमें देखना पड़ता कि ये लाइन y अक्ष को कितनी बार काट रही है, y अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार। इसका मतलब इस कंडीशन में शून्यांक की संख्या कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो इस तरह से ज्यामिति निरूपण हम सीखेंगे। प्रश्नावली 2.1 में यही है, आपके सारे के सारे सवाल यही है। मैं उनको समझाता हूँ, पहले आप इन्हें उतार लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1, एक ही सवाल है, इसमें प्रश्नावली 2.1 हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर कल हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। शेयर करना न भूले आप लोग, क्योंकि शेयर करोगे तो गरीब बच्चों की मदद होगी। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ ये, ताकि गरीब बच्चों की मदद हो सके। ठीक है, तो आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दे रखा है, y बराबर दे रखा है px, मतलब बहुपद किस फॉर्म में चलेगा, x की फॉर्म में। मतलब हमें यहाँ पर कौन सा अक्ष देखना है, x अक्ष देखना है। अगर x बराबर py आता तो फिर y अक्ष देखते। ठीक है, ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इसमें प्रत्येक में बताने कि कितने कितने शून्यांक आएंगे px के लिए, मतलब x अक्ष के लिए। तो देखो सबसे पहला ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और देखो ये लाइन निकल रही है। ये बताओ ये लाइन x अक्ष को कितनी जगह से काट रही है, नहीं काट रही है। इसका मतलब यहाँ शून्यांक कितने हैं, 0। शून्यांक 0 है, क्योंकि ये लाइन x अक्ष को काट ही नहीं रही है, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ देखो ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार। इसका मतलब यहाँ शून्यांक कितना हो गया, 1। देखो ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब शून्यांक कितने हो गए, 3। ठीक है, और देखो ये वाली लाइन x अक्ष को, ये वाली लाइन कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब शून्यांक कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, बताओ ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ शून्यांक कितने हो गए, 4। बिल्कुल आसान है। अगला देखो ये वाला
एक बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब शून्यांक कितने हैं? 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको शून्यांक बताने हैं। पी एक्स के लिए पूछे तो एक्स अक्ष देखना है और पी वाई के लिए पूछे तो वाई अक्ष आपको देखना है। ठीक है, तो आज की ये प्रश्नावली और आज की एक क्लास मैं यही समाप्त करूंगा। जल्दी मैं विज्ञान की क्लास भी लेके आऊँगा। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि कोचिंग में इस बार विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकालना पड़ रहा है। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको भी अच्छी क्वालिटी देने का। ठीक है, तो जल्दी हम 2.2 भी इसकी पूरी करेंगे। कल रोज़ 8 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी। आप शेयर करना नहीं भूलिए, लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।